मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी सेकंड यूनिट कर रहे थे, पीछे हमने टॉपिक्स किए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पीछे वाली वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं भी देखी हैं तो सेकंड यूनिट की जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप इससे पहले देखिए, ताकि जो बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो साथ साथ आपके। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने सभी ने पढ़ भी रखे होंगे पहले न्यूटन्स के लॉ। डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो इन लॉज पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं, देखिए क्या है कि न्यूटन थे जो सर ऐसा कि न्यूटन ने दिए थे हमारे क्या लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, किसमें 1642 से 1727 के बीच में इन्होंने मोशन के 3 लॉज दिए थे। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is compelled by external forces to change its state of rest or of uniform motion। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि हर एक बॉडी है वो, अगर मान लो कोई भी बॉडी है आपकी, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक हम बाहर से कोई भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट से हमें मोशन में लाना है किसी भी बॉडी को, या अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में लाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। ये कहता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, समझ में आया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम बाहर से एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई फोर्स या एक्सटर्नल कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं इसके, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए कोई भी बुक है, ये टेबल है हमारे पास, टेबल के ऊपर मान लो कोई भी बुक रखी हुई है। ठीक है, ये कोई बुक रखी हुई है या कोई भी वेट रखा हुआ है, तो ये वेट या जो बुक है हमारी इस टेबल पर तब तक रहेगी जब तक हम क्या करेंगे, इसको उठाकर कहीं और ना रखेंगे, तब तक ये बॉडी है वो यहीं रहेगी। ठीक है, मतलब क्या है कि रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, या कोई टेबल हुआ, ठीक है, कोई चेयर हुई हमारी, अब टेबल अगर यहाँ पर रखी है तो अब अगर इसकी पोजीशन को हमें चेंज करना है, जैसे सबसे पहले क्या है, रेस्ट का मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो होती है रेस्ट। और मोशन में कब कहेंगे, जब पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, अब रेस्ट में है कोई रखी हुई है यहाँ पर टेबल, अब वो टेबल वहीं पर ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाकर उसे दूसरी जगह पर नहीं रखेंगे। वही चीज है कि टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है हमने, तो जब तक हम बाहर से कोई फोर्स लगाकर उस बुक को उठाकर कहीं और नहीं रखेंगे या कुछ नहीं करेंगे उस बुक के साथ, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो टेबल पर ही रखी रहेगी तुम्हारी जो बुक है। समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्कूटर की बात करें, बाइक की बात करें या कार वगैरह की, कोई भी व्हीकल की बात करें, तो व्हीकल क्या है कि चलता रहेगा, मोशन में है। ठीक है, तो अगर हम जब तक क्या नहीं करेंगे, उसका स्विच ऑफ नहीं करेंगे कि उसकी तार है वो कट ना हो जाए उसके प्लग से, तब तक वो गाड़ी है आपकी क्या है, मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि
कोई भी अगर बॉडी है आपकी, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूअस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, कि रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो बॉडी आपकी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, जैसे घर के अंदर सारी चीजें रखी हुई है, अगर हम उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे तब तक वो वहीं रहेगी। इसका मतलब कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, कि रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या उसकी मोशन की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अगर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कहता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसके बाद आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और भी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और बताती हूँ फर्स्ट लॉ का। जैसे कोई भी ब्लैंकेट है हमारे पास, बहुत मिट्टी का हो रखा है वो, अब क्या करते हैं हम, जैसे कारपेट है हमारा या कोई भी ब्लैंकेट है, अब क्या करेंगे, कई बार घर पे करते हैं ना कि मिट्टी को अगर हटाना है इस कंबल से या कोई भी कारपेट से, तो जैसे उसको लकड़ी से अगर हम हिट करते हैं या उसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, हिलाते हैं अगर ब्लैंकेट को, तो अब होगा क्या कि जो डस्ट के जो पार्टिकल्स है, मिट्टी के जो जितने भी पार्टिकल्स है, वो क्या चाहते हैं कि हम रेस्ट में ही रहें, बट हमने क्या किया, ब्लैंकेट पे फोर्स लगाया। ठीक है, कि जो रेस्ट में था उसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, कैसे, फोर्स लगाकर। बट जो तुम्हारे जो डस्ट के जो पार्टिकल है वो क्या चाहते हैं कि हम रेस्ट में ही रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो रेस्ट में ही रहेंगे तो अब ब्लैंकेट हमारा पीछे आ जाएगा, बट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके क्या रहेंगे, रेस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि उनपे तो फोर्स नहीं लगाया, इसलिए वो कंबल से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं हमारे। ठीक है, आगे हम करते हैं कि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force ठीक है, कि जो रेट ऑफ चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखें हम तो क्या कहता है ये लॉ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है मैथमेटिकल फॉर्म इसकी, कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब पहले भी बताया था कि जैसे मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। अब P क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, d बाई dt इंटू में m इंटू में v। ठीक है, अब देखिए मास तो क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट टर्म है एक, तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, dp बाई dt। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में a। क्या मतलब है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास इंटू में एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम कि सबसे पहले देखो, जैसे
कि हमने क्या कहा यहाँ पर कि फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस किस के, मास के और एक्सीलरेशन के। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पर, दूसरा एक्सीलरेशन पर। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक जैसे ये कोई भी पत्थर है छोटा सा, इसके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा सारा ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। अब क्या करते हैं कि इसको अगर हमें इसकी पोजीशन से हटाना है तो कुछ फोर्स लगाते हैं यहाँ पर। यही फोर्स अगर हम इसको हटाने में लगाएं तो क्या होगा कि क्योंकि ये जो बॉडी है इसका मास मान लिया हमने m1 है, ये मान लिया m2 अगर मास है, तो इस ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा बजाय कि इसके, क्योंकि इसको हटाएंगे इजिली आगे हो जाएगा, ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर ये वाला ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो क्या होगा, इसको पुश करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास होगा फोर्स उतना ही हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मास कम है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास क्या था, कम था हमारा, इसलिए हमें यहाँ पर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। अगर मास की वैल्यू ज्यादा बढ़ती जाएगी तो हमें फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। यही चीज हम यहाँ से कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मास होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब इस इक्वेशन से दो चीजें निकाल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये कह सकते हैं। दूसरा कि दो चीजों पर डिपेंड करेगा, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो ये हुआ। दूसरा हम क्या कहेंगे कि जैसे आपने देखा होगा जब क्रिकेट देखते हैं तो अब क्या होता है कि जो बॉल को कैच करता है आपका क्रिकेटर होगा कोई भी, तो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा जैसे इस तरह से अगर ऊपर से अगर बॉल को लिया जाए, वो हमेशा क्या करता है, अपने हाथों को नीचे करता रहता है। ठीक है, वो किस चीज के लिए है कि एकदम से अगर बॉल अगर टकराएगी तो वेलोसिटी अगर एकदम से अगर जीरो होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं वो कि उस टाइम की वैल्यू को कम करते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हाथ नीचे करेंगे टाइम क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। अब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि हम यहाँ से अगर देखें कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, कि जितनी ज्यादा टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने हाथों को क्या करेगा, नीचे करता रहता है ना, इसका मतलब क्या है कि वो टाइम की वैल्यू को कम कर रहा है। ठीक है, अब टाइम कम होगा तो वो टाइम की वैल्यू को क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। अगर टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पर फोर्स क्या लगेगा, उसको कम लगेगा। ठीक है, अब देखिए जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो फोर्स भी वहां पर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कांच का गिलास है। अब ये सीमेंट का अगर फर्श है नीचे, तो हम अगर फेंक देते हैं तो क्या होगा, एकदम से टूट जाता है, वो फेंका और टूट गया कांच। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ वो एकदम से हुआ, और वो क्या हो गया, वेलोसिटी में चेंज जीरो हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, बहुत ज्यादा चेंज हुआ। ठीक है, वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम से चेंज हुआ ना, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जब वो नीचे गिरा जीरो होगी है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर फोर्स क्या हुआ, बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए वो कांच का जो गिलास है हमारा वो टूट जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें कि कोई कुशन है अगर हमारे पास, तो क्या करते हैं, अगर कुशन के ऊपर अगर उस गिलास को नीचे हम फेंकेंगे तो क्या होगा, वो टूटना नहीं है। क्यों, क्योंकि जब उस गिलास को हमने कुशन के ऊपर फेंका तो अब क्या हुआ कि जब कुशन पे वो जाता है तो उसकी वेलोसिटी में धीरे धीरे चेंज आता है। वो क्या होगा कि जैसे वो उसके ऊपर गिरेगा ना, एकदम से बाउंस हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, धीरे धीरे आता है, इसलिए वहां पर फोर्स क्या लगता है, कम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, थोड़ा सा अच्छे से समझना। दोबारा कुछ एग्जांपल्स और भी आएंगे इसके, आप डेली लाइफ में देख सकते हैं अपने इसके भी एग्जांपल्स। थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको, अच्छे से आ जाएगा समझ में धीरे धीरे। ठीक है, कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा वहां पर, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी में अगर चेंज ज्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी में चेंज
कम आ रहा है तो वहां पर फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ये कहता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए। नेक्स्ट जो लॉ आता है हमारा वो है न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है न्यूटन का, इजी है। आप लोगों ने ये सारे लॉज वैसे तो क्या है कि जितने भी डेली में कि हम रूटीन में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं ना, सारे लॉज वहां पर काम किए करते हैं। ये थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कि क्या कहेंगे कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कि जब एक्शन होगी उसके अपोजिट में वहां पर एक क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ एक, कि एक बॉल ली हमने, अगर बॉल को हम दीवार पे मार रहे हैं तो अब क्या होता है, वो बॉल है टकरा कर दीवार से वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स, हमने एक्शन लगाया और जो वाल है, दीवार है हमारी, उसने क्या किया, उसके अपोजिट एक रिएक्शन दी। ठीक है, तो वो एक्शन और रिएक्शन भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये है सिंपल सा कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगी, जो वाल है हमारी, दीवार है, वो उस बॉल के ऊपर एक क्या करेगी, एक्शन लेगी। मतलब एक्शन किया हमने, दूसरा रिएक्शन आया, इसलिए वो बॉल है हमारी वापस आई है। ठीक है, दूसरा जैसे कोई भी एक एग्जाम बोट की बात करें अगर हम, अब बोट के अंदर क्या होता है कि बोट को चलाने के लिए, पानी के अंदर बोट को चलाने के लिए क्या करते हैं, चाबुक लिए जाते हैं ना, उससे पानी को हम पीछे करते हैं। ठीक है, पानी की एक्शन कर रहे हैं और बोट हमारी कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। इस तरह से होता है। एक क्या करना है, अगर किनारे पे अगर उतरना है उस बोट से, तो क्या करते हैं कि अगर हम उससे आगे की तरफ जंप ले रहे हैं तो बोट हमारी कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे किसके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ये तीनों लॉज थे न्यूटन के, इजी हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट काम करता है इसके अंदर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, होप्स हो कि आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, फिर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।